अब नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बिल ऑफ एक्सचेंज। ये किससे शुरू हुआ था? हुंडी के कॉन्सेप्ट से शुरू हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग यही समझ लेते हैं कि हुंडी क्या होती है। अब पुराने ज़माने में क्या होता था, जो बहुत ज़्यादा रिच बिजनेसमैन होते थे उनको गवर्नमेंट ने राइट दिया होता था कि किसी भी अमाउंट की वो हुंडी बना सकते हैं। अब हुआ क्या करता था, जिन लोगों ने एक शहर से दूसरे शहर में ट्रैवल करना होता था तो सब वॉक कर ही ट्रैवल किया करते। तो रास्ते में जो भी उनके पास करेंसी होती थी उसकी चोरी का बहुत ज़्यादा डर होता था। तो वो लोग क्या करते थे, उस रिच बिजनेसमैन से जाके क्या बनवा लेते थे, हुंडी बना लेते थे। एक पीस ऑफ पेपर होता था जिसमें वो बिजनेसमैन लिख देता था कि ये अमाउंट इन लोगों ने मुझे करेंसी जो है रियल करेंसी मुझे दे दी है और मेरे पास जमा करा दी है। तो जब ये आपके शहर में पहुँचे, उस दूसरे शहर का जो रिच बिजनेसमैन था, ये लोग आपस में लिंक्ड होते थे, तो वो क्या करता था, जब वो वहाँ पहुँचेंगे, सेफली पहुँच जाएंगे, तो उनको उतनी अमाउंट जो होगी वो दे देगा। ये लोग क्या करेंगे, वहाँ जाके उसको ये हुंडी दिखाएंगे जिसमें अमाउंट भी लिखी होगी और उस बिजनेसमैन का नाम भी लिखा होगा, साइन भी किया होगा उसने। और फिर वो जो दूसरा बिजनेसमैन है वो उन लोगों को वहाँ पर जाके क्या करेगा, जो अमाउंट लिखी होती है हुंडी में उतनी करेंसी वो उन लोगों को दे देता था। तो इससे क्या होता था, जो चोरी का डर रहता था उन लोगों को वो सारा हट जाता था। वो बिना करेंसी के ट्रैवल करते थे और वहाँ दूसरे शहर में जाके जो वहाँ का रिच बिजनेसमैन होता था उनको वो हुंडी दिखाते थे, वो पेज दिखाते थे, तो वो उनको वहाँ पे जाके करेंसी मिल जाती थी। फिर आपस में क्या होता था, वो जो दोनों बिजनेसमैन थे डिफरेंट शहर के, वो कुछ पीरियड के बाद, जैसे कुछ महीनों के बाद मिलकर या एक साल के बाद मिलकर क्या करते थे, जो आपस में उनका लेन देन होता था वो सेटल कर लेते होते थे। तो ये होता था हुंडी का कॉन्सेप्ट। तो इसी हुंडी के कॉन्सेप्ट के कारण क्या निकला है, बिल ऑफ एक्सचेंज निकला है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर signed by the maker to pay a certain sum of money to the order of certain person or to the bearer of such instrument. तो बहुत ही मुश्किल सी डेफिनेशन लग रही होगी, पर असल में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ध्यान से देखना एक एक वर्ड। ये क्या है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। अब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर तो हम सबको पता ही है कि एक कमांड दी जा रही है जो कि क्या है, अनकंडीशनल है। कोई भी कंडीशन नहीं डाला हुआ वहाँ, जो हम देखते हैं ना हर जगह टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई लिखा होता है, कोई कंडीशन नहीं डाला कि ये होगा तो जाके इसको पैसे दोगे, नहीं, यहाँ कंडीशन नहीं लिखे होते बिल ऑफ एक्सचेंज में। इट इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। जो इसको बना रहा है, जो पहला बिजनेसमैन था जिसके पास वो लोग हुंडी बनवाने आए थे, उसको मेकर बोलते हैं। तो वो उसको साइन करता है और क्या लिखा होता है, टू पे। वो डायरेक्ट कर रहा होता है, ऑर्डर किस चीज़ का देता है कि पे करो एक सर्टेन सम ऑफ मनी। जो सर्टेन सम ऑफ मनी होता है वो उस पेज पर भी लिखा होता है, टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन यहाँ पे सच, टू द ऑर्डर ऑफ सच पर्सन। जो मेकर है उसी ने बताया होता है, ऑर्डर किया होता है कि क्या, कि इस बंदे को जो वहाँ पे पिलग्रिमेज जा रहे होता है कि उन लोगों को क्या करो, उन लोगों को दे दो, या फिर किसको दे दो, टू द बियरर ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट। बियरर कौन, जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट असली में। अगर बाई चांस वो नाम लिखना भूल गया कि इस बंदे को आपने इतने पैसे देने हैं, अगर नाम लिखना भूल गया तो किसको दे दो, बियरर को दे दो, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट असली में है, तो आप उस बियरर को वो पैसा दे दो। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर है जो मेकर ने बनाया होता है। ऑर्डर में क्या लिखा होता
है कि जिस बंदे के पास ये असली में इंस्ट्रूमेंट है या फिर जिस बंदे का नाम लिखा हुआ है इस बिल ऑफ एक्सचेंज में, उसको दे दो अ सर्टेन सम ऑफ मनी। जो सर्टेन सम ऑफ मनी है वो लिखा होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में कि इतनी अमाउंट इन लोगों को दे दो, उसे हम क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे हम, A borrowed rupees 10,000 from B। फिर A ने क्या किया, A gave a bill of exchange बिल ऑफ एक्सचेंज को हम BOE भी लिख लेते हैं। A gave a bill of exchange to B promising to pay rupees 10,000 at a future date। तो ये जो पेपर होगा जिसमें ए ने बी को प्रॉमिस किया है कि मैं आपको एक पर्टिकुलर दिन 10,000 रुपये वापस कर दूंगा, उस पेपर को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। तो अब ए जिसने बोरो किया था पैसा, तो उसके लिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, उसको आगे जाके क्या करना है, ये बिल पे करना पड़ेगा। उसके लिए ये है बिल्स पेएबल। और बी जिसको आगे चल के पैसे मिलने हैं, रिसीव होने हैं, उसके लिए ये क्या है, बिल्स रिसीवेबल। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जिसने बनाया है, जो मेकर है उस इंस्ट्रूमेंट का, जिसने बोरो किया है, उसके लिए वो क्या होगा, बिल्स पेएबल। आगे जाके एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको उतने पैसे दूसरे बंदे को वापस करने होंगे, और जिस बंदे ने वो पैसे रिसीव करने हैं उस बिल के थ्रू, उसके लिए वो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, बिल्स रिसीवेबल है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज बिल्स पेएबल होगा एक बंदे के लिए, और एक बंदे के लिए वो क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल होगा। अब यहाँ पे हमने बिल ऑफ एक्सचेंज सीख लिया, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल सीख लिया। तो यहाँ पे एक और चीज़ बता देती हूँ, डेटर्स हमें ऑलरेडी पता है क्या होते हैं, जिन्होंने आगे चलकर हमें पैसा देना होता है। तो डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, आगे चल के इससे भी हमें पैसे ही आना है। इन दोनों को इकट्ठे हम क्या बोल देते हैं, एक टर्म है ट्रेड रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स इसलिए डेटा से भी पैसा आना है, बिल्स रिसीवेबल के कारण भी पैसा आना है। और ट्रेड वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम डील करते हैं, उस चीज़ के कारण ये डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल खड़ा होता है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। दोनों से भी क्या होना है, आगे चलकर पैसा आने वाला है। तो इस साथ साथ क्या होगा, क्रेडिटर्स भी हमें पता है क्या होता है, जिसको हमने पैसे देने हैं। और बिल्स पेएबल भी क्या होता है, जिसके कारण हमें किसी और को पैसे देने हैं। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल को इकट्ठा कर लें तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रेड पेएबल्स बोल देते हैं। आगे चल के इनको पैसे देने हैं इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड पेएबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, और ट्रेड पेएबल्स क्या होता है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि ये डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल और क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो डेटर क्या होता है, जिस बंदे ने हमें पैसे देने होते, वो एक पर्सन होता है जो लायबल है हमें पैसा देने को, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। वही डेटर आगे चल के हमें क्या दे सकता है, या तो वो हमें कैश दे देगा, ठीक है, या हमारे बैंक में पैसे डाल देगा। अगर उसके पास नहीं होंगे और हमें बहुत खतरा लग रहा है पेमेंट का, तो वो क्या करेगा, वो हमें एक बिल रिसीवेबल बना कर दे देगा, एक इंस्ट्रूमेंट दे देगा। तो ये हमारा एसेट होता है डेटर्स, ऐसे बिल्स रिसीवेबल भी हमारा एसेट होता है, और ये डेटर ही हमें क्या करता है, बिल रिसीवेबल बना कर देता है। तो ये वाला जो हमारा एसेट होता है डेटर्स, वो कम हो जाता है, और ये वाला जो हमारा एसेट होता है बिल्स रिसीवेबल, वो ज़्यादा हो जाता है। ये आपको जर्नल में जाके अच्छे से समझ आ जाएगा, पर अभी के लिए बस इतना याद रखो कि डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं। अब ऐसे ही क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, क्रेडिटर एक बंदा होता है जिसने हमें क्या किया, उधार पर सामान बेच दिया, और बिल्स
बिल्स पेएबल क्या होता है, जब हम पे उसको यकीन नहीं है या किसी भी और रीज़न के कारण हमने उसको लिख कर दे दिया कि ये इंस्ट्रूमेंट एंटाइटल करता है हमें कि हम उसको आगे जाके एक पर्टिकुलर डेट पर पैसा देंगे, उसको हम क्या कहते हैं, बिल्स पेएबल कहते हैं। तो ये इनके बीच का डिफरेंस था। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कैलेंडर ईयर क्या होता है और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो कैलेंडर ईयर जो हमारा होता है, कैलेंडर कहाँ से बनता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो 1 जनवरी ऑफ एनी ईयर से लेके जो 31 दिसंबर ऑफ एनी ईयर उसी ईयर तक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैलेंडर ईयर बोलते हैं। और फाइनेंशियल ईयर एक वर्ड होता है जो कि स्टार्ट होता है कहाँ से, 1 अप्रैल ऑफ अ ईयर और एंड कब होता है, 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो ईयर देखो क्या होता है, इट इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। तो अब ये कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है। कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर, तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर उसको हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं। और ऐसे फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है। ज़्यादातर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फाइनेंशियल ईयर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि टैक्सेशन में फाइनेंशियल ईयर ही यूज़ होता है। जो हमारी बुक्स बनती हैं अकाउंट्स की, वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ही टैक्सेशन के अकॉर्डिंग बना करती हैं, इसलिए फाइनेंशियल ईयर ही हम असली में यूज़ करते हैं। लेकिन सब में तो कुछ भी आ सकता है आपको। तो ये पीरियड ऑफ 12 मंथ्स लिया जाता है कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर में। अब बस लास्ट में एक चीज़ बतानी है, वो है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन इतनी ज़्यादा वास्ट कर दी है कि इंटरप्रेटिंग, एनालिसिस और कम्युनिकेटिंग सब कुछ किस में आ चुका है, अकाउंटिंग की ही डेफिनेशन में आ चुका है। पर जब मैंने बुक में देखा तो वहाँ अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच का डिफरेंस दिया हुआ था, बल्कि अगर आप स्टेप्स में जाकर देखो तो वही स्टेप्स अकाउंटिंग में लिखे हुए थे। तो सिर्फ अगर आपसे पूछ लें पेपर में कि डिफरेंस बताओ बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, तो उसके लिए मैं आपको लिखवा रही हूँ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो असल में तो अब कुछ डिफरेंस रह नहीं गया, पर बुकिश नॉलेज है, करना तो पड़ेगा ही, तो इसलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे अकाउंटिंग और इस साइड हम लिख रहे हैं क्या, अकाउंटेंसी। तो अकाउंटिंग में क्या स्टेप्स रहते हैं सबको याद होगा, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अब जब यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस लिखा हुआ है तो यहाँ पे इन्होंने समराइजिंग तक ही लिख दिया। पर अगर आपसे स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग पूछा जाए, आप एनालिसिस, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग भी उसमें लिखेंगे। सिर्फ इस क्वेश्चन का ये आंसर है, तो यहाँ पे आप लिखोगे अप टू समराइजिंग। और अकाउंटेंसी में आप लिखोगे इट इज़ द सिस्टमैटिक knowledge of accounting which is to be followed. कि अकाउंटिंग क्या होती है, यहाँ पे सिर्फ इस आंसर के लिए अप टू समराइजिंग आप लिखोगे। और अकाउंटेंसी क्या होती है, इट इज़ द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ टू बी फॉलोड, कि कैसे किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करें, कब किसी चीज़ को रिकॉर्ड करें, वो सब चीज़ें क्या बताती है कि सही से अगर हमें अकाउंटिंग की नॉलेज हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी बोलते हैं। सेकेंड डिफरेंस लिखेंगे, अकाउंटिंग इज़ नैरो इन स्कोप एंड बिगिन्स व्हेन बुक कीपिंग एंड्स। तो बुक कीपिंग हमें पता है कब ख़त्म होती है,
बुक कीपिंग में हमारे पास क्या क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन आ जाती है, रिकॉर्डिंग आ जाती है और क्लासीफाइंग। जहाँ पे क्लासीफाइंग ख़त्म हो गई मतलब लेजर बन गया तो वहाँ पे क्या हो गई, बुक कीपिंग आपकी ख़त्म हो गई। तो अकाउंटिंग आपकी कहाँ शुरू हो सकती है, जब आपकी बुक कीपिंग ख़त्म हो जाएगी उसी के बाद आप अकाउंटिंग का काम शुरू कर सकते हो। और यहाँ पर क्या लिखोगे, वाइडर इन स्कोप, इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो अकाउंटेंसी में क्या है, बुक कीपिंग भी उसी का पार्ट है और अकाउंटिंग भी उसी का पार्ट है। थर्ड डिफरेंस, अकाउंटिंग क्या करती है, डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग। अगर आपने बुक कीपिंग सही से करी है तो ये आपकी जो अकाउंटिंग होगी आगे की वो ठीक हो पाएगी। और ऐसे यहाँ पर लिखेंगे हम अकाउंटेंसी में डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अगर आपने बुक सही से बनाई और उसके बाद जो हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनती हैं वो भी सही से बनाई तो ही आप सही से एनालाइज और इंटरप्रेट कर पाओगे रिजल्ट्स को। और लास्ट और फोर्थ डिफरेंस जो हमारा है, हेल्प्स in ascertaining financial performance and position। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कितना आज हम ओन करते हैं और कितना आज हम ओ करते हैं। वो हमें कहाँ से पता चल जाता है, अकाउंटिंग से पता चल जाता है। और यहाँ पर हम लिखेंगे अकाउंटेंसी में हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटेंसी हमें डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। हम सही से एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को, और हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो फैसिलिटेट करती है कौन, अकाउंटेंसी। तो ये डिफरेंस है और ये सिर्फ तभी लिखने हैं अगर आपको पूछा जाए। असल में अगर स्टेप्स पूछे गए आपसे अकाउंटिंग के तो आप सारे ही स्टेप्स लिखोगे अप टू कम्युनिकेटिंग। विद ऑल ऑफ दिस आज का लेक्चर भी हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट जब हम लेक्चर में मिलेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट कर पाएंगे। डू शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप स्माइलिंग। बाय बाय।